हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, हम आपके लिए सिंक्रोनस मोटर का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। और इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि हारने के बाद भी हार न मानने का जुनून होना चाहिए। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में हार चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपका हौसला नहीं हारना चाहिए। तो हारने के बाद भी हार न मानने का जुनून होना चाहिए। संघर्षमय जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों आपका लक्ष्य अटूट और अटल होना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दोस्तों अटूट मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और दोस्तों उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए देखिए, आपके लिए दोस्तों शानदार प्रश्नों का सीरीज लेकर हम सिंक्रोनस मोटर चैप्टर से सिंक्रोनस मोटर को दोस्तों आप आज गहराई से देखेंगे। आप अपने दिल से महसूस करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर होती क्या चीज है। अगर जिस दिन दोस्तों आपने सिंक्रोनस मोटर को एहसास कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए सिंक्रोनस मोटर आपकी उंगलियों पे नाचेगी। जिस इशारे से आप चलाना चाहेंगे उस इशारे से दोस्तों आपके इशारे से सिंक्रोनस मोटर घूमेगी। तो वही हुनर सीखना है और उसी हुनर को सीखने के लिए उसी उम्मीद के साथ आप इस क्लास में आए हैं। आपका उम्मीद दोस्तों कम नहीं होने देंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको हर पॉइंट को समझाने के लिए। तो नोटबुक के साथ देखिएगा दोस्तों इस क्लास को। और देखिए पहला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि 55% या 100% या 1% या फिर 0%। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि स्पीड रेगुलेशन है क्या चीज, तो आपका दोस्तों एक शब्दों में जवाब होना चाहिए कि जो नो लोड कंडीशन में अगर हम सिंक्रोनस मोटर को चालू करते हैं तो ये दोस्तों एक इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है ना। कुछ टाइम बाद ये अपने सिंक्रोनिज्म में आकर के सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगती है। तो नो लोड कंडीशन से लेकर के फुल लोड कंडीशन तक में रोटर के आरपीएम में जो परिवर्तन आता है उसी को हम कहते हैं स्पीड रेगुलेशन। लिखिएगा नो लोड माइनस फुल लोड, है ना। नो लोड माइनस फुल लोड, यानी कि नो लोड पर आपकी रोटर कैसी घूम रही थी और फुल लोड पर रोटर के आरपीएम में कितना परिवर्तन आया, इसी को कहते हैं स्पीड रेगुलेशन। तो सिंक्रोनस मोटर दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, इसीलिए इसमें 0 आरपीएम का रेगुलेशन होता है जिसको 0% माना जाता है। तो इसकी स्पीड रेगुलेशन कितनी होगी, 0% स्पीड रेगुलेशन हो जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका रोटर है जो 1000 आरपीएम पे चलती है नो लोड की कंडीशन में, है ना, कितना 1000 आरपीएम की स्पीड से, और जब फुल लोड इस पे डालते हैं तो भी दोस्तों 1000 आरपीएम पे ही ये घूमती है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आरपीएम आएगी, 0 आरपीएम आएगी। यही दोस्तों इसका स्पीड रेगुलेशन होता है। लेकिन आपकी बुक में दोस्तों जो फॉर्मूला दिया गया है वो गलत फॉर्मूला है। वहां पे क्या लिखा गया है कि नो लोड माइनस फुल लोड, है ना, नो लोड माइनस फुल लोड बटा नो लोड गुणे 100। ये फॉर्मूला आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत फॉर्मूला है। कभी भी नो लोड कंडीशन में नहीं निकाला जाता है रेगुलेशन। आप खुद सोच के देखिए कि आपकी मोटर नो लोड पर है तब तो दोस्तों उसकी रोटर फ्री घूमेगी, यानी कि 1000 आरपीएम पे अगर मोटर में 6 पोल है तो 1000 आरपीएम पे घूमेगी। तब हमें पता चलेगा ना अंतर कि कितना आरपीएम का अंतर आया, जब उस पे आप लोड डालेंगे और वो भी फुल लोड डालेंगे। तो जब तक आप फुल लोड नहीं डालेंगे तो कैसे अंतर निकाल पाएंगे। तो हमेशा रेगुलेशन दोस्तों फुल लोड पर निकाला जाता है, ना कि नो लोड पर। इसीलिए ये फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए दोस्तों फुल लोड। नो लोड की जगह पे क्या होना चाहिए, फुल लोड। तब जाके ये स्पीड रेगुलेशन की फॉर्मूला आपकी सही और सटीक होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। यदि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करके
3 फेज की सप्लाई दिया जाए तो यह कैसा व्यवहार करेगी। अब आप सुनना दोस्तों ध्यान से कि आपकी मोटर है, ये एक मात्र ऐसा मोटर जिसको डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है, जिसके स्टेटर वाइंडिंग पे भी दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी होती है उसमें भी 3 फेज की सप्लाई देते हैं, और जो मोटर की रोटर है जिसपे फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई है उसको भी सप्लाई देते हैं, यानी कि डबल सप्लाई दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों ये डबल एक्साइटेड मोटर कहलाती है, डबल एक्साइटेशन मोटर कहलाती है। तो इसमें सुनिए कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इसको हमेशा दोस्तों नियत मान का और नियत वोल्टेज नियत फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई दी जाती है। कहने का मतलब है कि डीसी सप्लाई दी जाती है, तो ये डीसी एक्साइटेशन होगा। लेकिन अगर फील्ड वाइंडिंग को आप कोई सप्लाई नहीं देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे, तो ये सिंक्रोनस मोटर क्या करेगी, ये सिंक्रोनस मोटर दोस्तों इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी। कैसा, ये इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी। आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि अगर हम फील्ड को एक्साइट नहीं करेंगे तो मोटर हमारी सेल्फ एक्साइटेशन, मतलब कि मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मोटर को मैनुअली उसके शाफ्ट को घुमा देते हैं तो मोटर आपकी घूमने लग जाएगी, वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि फील्ड वाइंडिंग को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो कब क्या किस तरह से मोटर स्टार्ट होगी, तो इंडक्शन मोटर की तरह ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप इसको सिंक्रोनस मोटर का नाम नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ दोस्तों, इस क्लास को भी लाइक कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आप पे और मुझे पूरा इन क्वेश्चनों पे भरोसा है कि ये प्रश्न आपको दोस्तों कुछ देने के लिए आई है, तो कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगी। और जो जिस उम्मीद के साथ आप इस क्लास में आए हैं ना, वो उम्मीद भी दोस्तों ये प्रश्न पूरा करेंगे। तो इस क्लास को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने की इस क्लास की जिम्मेदारी को भी दोस्तों आप संभालिएगा। तो देखिएगा सिंक्रोनस मोटर में किस एंगल पर अधिकतम टॉर्क उत्पन्न होती है। अब दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न से आप अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण कर सके। वो कैसे होगा, इसका आंसर तो दोस्तों हम चुटकियों में दे देंगे कि 90 डिग्री। कितना दोस्तों, 90 डिग्री होना चाहिए। बट कैसे होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये दोस्तों आपकी एक पोल है, ये क्या है, ये आपकी एन पोल है मोटर की, और यही मोटर का एस पोल है। मोटर का ये क्या है, एस पोल है। आप बताइए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये कहां से कहां निकलती है, एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है। ये एन से निकल रही है और एस की तरफ जा रही है। अगर दोस्तों इसी के बीचों बीच अगर कोई एक चालक का टुकड़ा रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे हम एक चालक का टुकड़ा रख देते हैं, ये दोस्तों एक चालक का टुकड़ा है, तो बताइए इसमें से क्या कोई भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है वो इस चालक को टच कर रही है। तो जब तक दोस्तों ये कंडक्टर को टच नहीं करेंगी तब तक इसमें ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, और ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो टॉर्क जीरो होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये किस दिशा में रखी हुई है चालक, तो ये दोस्तों क्षैतिज दिशा में रखी हुई है। किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में। इस चालक का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है। तो क्या यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होगी, बिल्कुल दोस्तों मिनिमम से मिनिमम ईएमएफ उत्पन्न होगी, यानी कि ना के बराबर ईएमएफ उत्पन्न होगी। हम दोस्तों प्रैक्टिकल रूप से नहीं, थ्योरेटिकल रूप से मानते हैं कि 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री नहीं, 0 ईएमएफ, कितना 0 ईएमएफ यहाँ पे उत्पन्न होती है। लेकिन इसी कंडक्टर को दोस्तों अगर यहाँ पे हम बना के देखें, यहाँ पे दूसरा हम पोल का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी एन पोल हो गई और ये एस पोल हो गई। ये चुंबकीय लाइनर है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनर है। अगर दोस्तों इसी लाइन के हम लंबवत एक चालक पदार्थ को रख दें, एक चालक पदार्थ को इसके लंबवत रख दें, है ना। अब आप देखिए कि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एन पोल से निकल करके एस पोल से जा रही हैं, वो सारी की सारी लाइनें इस कंडक्टर से टच होते हुए जा रही हैं। यानी कि जितना अधिक ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन टच करेंगी इस कंडक्टर को, उतना ही अधिक दोस्तों इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और उतना ही अधिक टॉर्क उत्पन्न होगी।
तो अभी आप देखेंगे कि इस चालक का जो इस चालक का दोस्तों जो एंगल है वो किस एंगल पे चालक खड़ी है, तो ये ऊर्ध्वाधर एंगल पे है ना। ये किस दिशा में है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है और एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो ईएमएफ उत्पन्न होगी ना, ये मैक्सिमम ईएमएफ उत्पन्न होगी और अधिकतम ईएमएफ जहां उत्पन्न होगी तो वहां पे दोस्तों टॉर्क का मान भी अधिकतम होगा। तो आप खुद सोचिए कि चालक को दोस्तों अगर हम क्षैतिज दिशा में रखते हैं तो वहां पे एंगल 180 डिग्री होती है और फिर वहां पे ईएमएफ बहुत कम उत्पन्न होती है। और जब चालक हम ऊर्ध्वाधर कंडीशन में रखते हैं 90 डिग्री के एंगल पे तो ईएमएफ का मान बहुत अधिक होता है और फिर टॉर्क भी अधिक उत्पन्न होती है। यही आपसे पूछा गया है कि अधिकतम टॉर्क उत्पन्न कब होगी, तो दोस्तों जब 90 डिग्री के एंगल पे आपकी कोई चालक होगी इस चुंबकीय क्षेत्र के। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों ये है चालक, ये क्या है, चालक, और ये समझिए ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स है। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तब ईएमएफ का मान अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। कितना दोस्तों, 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग के कारण रोटर गति सुपर सिंक्रोनस गति हो जाने पर डैम्पर वाइंडिंग में कौन सी टॉर्क उत्पन्न होती है। अब सुनना दोस्तों, इसके लॉजिक को आप ध्यान से सुनना कि जो सिंक्रोनस मोटर में है ये हंटिंग है ना, हंटिंग के कारण रोटर सुपर सिंक्रोनस गति हो जाने पर डैम्पर वाइंडिंग में कौन सी टॉर्क उत्पन्न होती है। सुनना दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड किया जाता है, इसलिए इसमें फ्लक्स भी डबल होती है। एक स्टेटर का फ्लक्स, एक रोटर का फ्लक्स। सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी, लेकिन कैसे ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है इस चीज को आप सुनिए। तो जो इसका स्टेटर का फ्लक्स होता है ना, वो रोटर के फ्लक्स को दोस्तों कैच करने के लिए अपनी तरफ खींचता है। तो जब अपनी तरफ वो खींचता है तो खींचने का उसका एक मकसद होता है कि रोटर को सिंक्रोनिज्म में ले जाना। तो जब वो दोस्तों रोटर को सिंक्रोनिज्म में ले जाने के लिए खींचती है अपनी तरफ, तो रोटर क्या करती है, रोटर दोस्तों एक हैवी पदार्थ है, उसका एक वजन है, वो दोस्तों सिंक्रोनिज्म में आने के बजाय वो सुपर सिंक्रोनिज्म में चला जाता है। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से भी अधिक स्पीड से घूमने लगती है। तो उसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन मोटर टॉर्क। इसको क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर टॉर्क। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती है, इसीलिए ये टॉर्क क्या करेगी, जो सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रही है आपकी रोटर, उसको दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड पर लाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो भी नहीं ले आ पाती, वो इंडक्शन मोटर की स्पीड पर ले आती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर ले आती है। तो फिर भी दोस्तों फिर से एक टॉर्क उत्पन्न होगा जो सिंक्रोनिज्म में ले जाने की कोशिश करेगा। तो यही प्रोसेस दोस्तों ये होता रहता है, यानी रोटर कभी सुपर सिंक्रोनस स्पीड में चली जाती है तो कभी इंडक्शन मोटर की स्पीड पे आ जाती है। वो सिंक्रोनिज्म में दोस्तों आने के लिए उसको काफी समय लग जाता है। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं हंटिंग, है ना। तो ये हंटिंग है ना दोस्तों, यही हंटिंग कारण बनता है इसका। तो ये इंडक्शन मोटर टॉर्क की तरह ये उत्पन्न होती है, इंडक्शन मोटर टॉर्क उत्पन्न होती है। और यही टॉर्क दोस्तों, यही टॉर्क क्या करती है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड को वो सिंक्रोनिज्म में लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होता, कुछ टाइम बाद दोस्तों रोटर सिंक्रोनिज्म में आ पाती है। तो उस टॉर्क का नाम बताना है, तो उस टॉर्क का नाम है इंडक्शन मोटर टॉर्क। इस चीज को आप ध्यान रखना है ना। और हंटिंग दोस्तों क्या होता है, ये लोड के कारण होती है। ये किसके कारण, ये लोड के कारण होती है। तो बस दोस्तों आपको ना सुनते रहना है और अपने पॉइंट को नोट भी करते रहना है। देखना, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग प्रभाव किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, वही प्रश्न आपके सामने आकर खड़ी हो गई। अब इसको दोस्तों आप देखिए कि हंटिंग जो है ना, ये किन किन प्रोसेस के कारण आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों भार के कारण। किसके कारण, ये लोड के कारण आती है ना। लोड जैसे ही बढ़ता है दोस्तों और लोड घटता है तो वहीं से हंटिंग प्रोसेस आती है, हंटिंग फॉल्ट या हंटिंग प्रभाव आती है। दूसरा फ्रीक्वेंसी और दोस्तों
पावर सप्लाई। आप देखिए जो आपको पावर मिलती है दोस्तों √3 VL/IL cos फाई, है ना, 3 फेज के लिए, और सिंगल फेज के लिए VL/IL cos फाई। ये जो आपको पावर मिलती है ये कहां से मिलती है? जो दोस्तों पावर जनरेटिंग कंपनी है जहां पे अल्टरनेटर इस पावर को उत्पन्न कर रही है, वहां से आपको ये पावर मिलती है। तो क्या ये पावर ये प्योर साइनसॉइडल एसी वेव फॉर्म नेचर की होती है? तो बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, इसमें कुछ न कुछ परसेंट हार्मोनिक्स होते हैं, है ना, और कुछ हार्मोनिक्स इसमें इतने खतरनाक होते हैं दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो ये पावर दोस्तों पूरी तरह से साइनसॉइडल वेव फॉर्म नेचर का नहीं है। ये क्या करता है? ये आपके सिस्टम में प्रभाव डालता है। तो ये दोस्तों सप्लाई फ्रीक्वेंसी और सप्लाई वोल्टेज इसमें उपस्थित है, और यही हार्मोनिक्स की वजह से दोस्तों इसमें कई सारे प्रभाव आते हैं, है ना। तो हंटिंग प्रभाव भी इसी से कुछ संबंधित है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव किससे पड़ता है हंटिंग का? तो वो लोड से पड़ता है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्थिर भार पर उत्तेजन परिवर्तन में सिंक्रोनस मोटर में धारा और पावर फैक्टर दोनों में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन को दर्शाने वाली विशेषता क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है दोस्तों टी वक्र विशेषता, वी वक्र विशेषता, बी वक्र विशेषता या ए वक्र विशेषता। आपको आंसर बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। कमेंट करिएगा दोस्तों और इसका आंसर बताइए। अब सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है कि स्थिर भार पर उत्तेजन परिवर्तन, यानी कि जो फील्ड एक्साइटेशन है उसमें आप चेंज कर रहे हैं। कभी 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं रोटर के वाइंडिंग को, तो कभी 7 एम्पियर का, तो वो क्या कहलाएगा? वो उत्तेजन परिवर्तन यानी कि एक्साइटेशन में आप परिवर्तन करते हैं। तो जैसे ही आपने परिवर्तन किया तो दोस्तों मोटर में करंट भी चेंज हो गया, पावर फैक्टर भी चेंज हो गया, दोनों चेंज हो जाते हैं। और इस परिवर्तन को दर्शाने वाली उस विशेषता का नाम बताना है तो उसको वी विशेषता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को कहते हैं वी विशेषता, है ना। अगला प्रश्न है कि इकाई पावर फैक्टर पर प्रचालित सिंक्रोनस मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ का मान किसके बराबर होती है? दोस्तों एकमात्र ऐसा मोटर जो तीनों पावर फैक्टर पर चलती है, इकाई पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। तो इसका पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो नोट करना दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होती है ना, ये उत्तेजन पर डिपेंड करता है, ये फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करता है ना, फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से आप फील्ड को एक्साइट करेंगे उसी प्रकार से आपका पावर फैक्टर घटेगा और बढ़ेगा। तो आप सुनना कि इकाई पावर फैक्टर किस एक्साइटेशन पर होता है? तो दोस्तों ये लेवल एक्साइटेशन पर होता है। नोट करना इस चीज को, किस एक्साइटेशन पर? जब लेवल एक्साइटेशन यानी कि सामान्य एक्साइटेशन होगा उस समय पावर फैक्टर दोस्तों किस नेचर की होगी? इकाई नेचर का पावर फैक्टर होगा, है ना। तो इसी नेचर पर एक सिंक्रोनस मोटर चल रही है तो बैक ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा? तो इस नेचर में दोस्तों बैक ईएमएफ होता है ना, जो ईबी का मान होता है वो सप्लाई वोल्टेज के समान, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। अगर सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है या 415 वोल्ट है तो बैक ईएमएफ का मान भी दोस्तों इतना ही होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर इंडक्शन मोटर में सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ एक बराबर हो गया तो दोस्तों ये कुल मिला के मोटर आपकी रुक जाएगी, मोटर आपकी बंद हो जाएगी। यही खास बात है कि सिंक्रोनस मोटर में ये कंडीशन आने के बावजूद भी मोटर आपकी चलती रहती है। और दूसरा है दोस्तों कि अगर आपको ये पूछ देना कि जो फील्ड एक्साइटेशन है, ये फील्ड एक्साइटेशन दोस्तों अगर अंडर एक्साइटेशन हो तो कौन सा पावर फैक्टर पे काम करेगी मोटर? तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अगर फील्ड एक्साइटेशन दोस्तों, अगर फील्ड एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेशन हो, कैसा हो? ओवर एक्साइटेशन हो, यानी कि उच्च उत्तेजना हो, तब उस समय पावर फैक्टर का मान कैसा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होती है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
है ना। बस दोस्तों आप इस क्लास को देखते रहिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और क्लास को भी दोस्तों बस एक क्लिक से ही आप क्लास को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और जरूर कीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है आप इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे। बस प्रश्नों को देखिए ना, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया है, और आपको इसी प्रश्नों को देखना है कि सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पोनी मोटर में पोल की संख्या कितनी होगी। अब सुनना दोस्तों, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ना, इसको सेल्फ एक्साइटेशन नहीं माना जाता है 3 फेज सप्लाई देने के बावजूद भी, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक पोनी मोटर का सहारा लेते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर 6 पोल का है तो इसका आरपीएम कितना होगा, 1000 आरपीएम से इसकी रोटर घूमेगी। लेकिन मोटर तो हमारी सेल्फ स्टार्ट है नहीं, मोटर घूमेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक पोनी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, और उस पोनी मोटर का जो पोल है वो दोस्तों उसमें भी 6 पोल ही रखेंगे। यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो पोल है और पोनी मोटर में जो पोल है, इनको अगर एक समान रखेंगे तो आप दोस्तों खुद सोच के देखिए कि क्या आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो पाएगी। तो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों जो आपकी पोनी मोटर का रोटर है ना, उसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको सिंक्रोनस मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर का जो शाफ्ट है यो पोनी मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि पोनी मोटर के लोड के रूप में कनेक्ट रहती है। तो पोनी मोटर दोस्तों फ्री जब रहती है, नो लोड पर, तब 1000 आरपीएम पे घूमेगी। तो क्या उस पे आप लोड डाल देंगे तो वो 1000 आरपीएम पे घूम पाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना पाएगी? तो कभी नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसके आरपीएम को बढ़ाना पड़ता है हमें, और बढ़ाने का एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि पोल की संख्या को आप घटा दीजिए, और जैसे ही पोल की संख्या को आप घटाते हैं ना, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों तभी 1000 आरपीएम पर इस सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना पाएगी, है ना। तो पोनी मोटर की संख्या, पोनी मोटर में पोल की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिंक्रोनस मोटर की पोल की संख्या से कम होना चाहिए, है ना। सिंक्रोनस मोटर की पोल की संख्या से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी करेक्ट करना होगा, और यही इसका सही आंसर होगी। अगला देखिए कि टॉर्क का वह अधिकतम मान जो एक सिंक्रोनस मोटर अपनी सिंक्रोनिज्म खोए बिना उत्पन्न कर सकती है क्या कहलाती है। उस टॉर्क का नाम बताना होगा, और वो टॉर्क कहाँ मिलता है, कहाँ किस पॉइंट पर आपको प्राप्त होगा, ये भी बताना है। तो सुनिएगा दोस्तों, पुल आउट टॉर्क कहते हैं उसको। कौन सा टॉर्क नाम से जानते हैं, पुल आउट टॉर्क। और ये पुल आउट टॉर्क मिलेगी कहाँ पे, तो ये दोस्तों मोटर की शाफ्ट वाले पॉइंट पर मिलेगी। कहाँ पे, मोटर के शाफ्ट वाले पॉइंट पर मिलेगी, और शाफ्ट पे हमेशा उपयोगिता यानी कि उपयोगी टॉर्क मिलता है। तो क्या दोस्तों आप इस पुल आउट टॉर्क को उपयोगी टॉर्क का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों, उपयोगी टॉर्क, है ना। ये पुल आउट टॉर्क उपयोगी टॉर्क होगी, जो मिलेगा कहां पे, ये शाफ्ट पे मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड को डीसी सप्लाई देने पर भी मोटर सिंक्रोनिज्म में नहीं आती है, क्या कारण हो सकता है। अब दोस्तों आपके सामने ना ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं मैं, जो दोस्तों आपको पूरी तरह से सिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर हम एक्साइटेशन डीसी दे तो क्या होगा, ना दे तो क्या होगा, है ना। यानी कि अलग अलग तरीके से दोस्तों आपके सामने प्रश्नों को हम लेकर खड़े कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये प्रश्न जो है ना एग्जाम में कितना काम आ सकते हैं। ये दोस्तों आपके इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए तो तैयार होना ही है, और इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार होना है, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े, अलग से दोस्तों समय निकाल करके अलग से तैयारी करने की जरूरत ना करना पड़े। तो वही है कि फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई तो देते हैं, लेकिन अगर निम्न मान का डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, सुनिएगा दोस्तों। अगर आप निम्न मान का डीसी करंट देंगे ना, तो करंट पे ही निर्भर करता है फ्लक्स। किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स, करंट पर। अगर फ्लक्स का मान कम हो गया, अब सोचिए अगर फ्लक्स का मान कम हो गया तो क्या फ्लक्स दोस्तों दूसरे फ्लक्स को
सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए कैच कर पाएगा। यानी कि इसमें दो फ्लक्स है, एक स्टेटर का एक रोटर का, यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है और रोटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, स्टेटर वाइंडिंग का फ्लक्स है, ये दोस्तों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। यानी कि दोस्तों आपस में नहीं खींचते, स्टेटर का फ्लक्स रोटर के फ्लक्स को खींचता है ना। और जब वो खींचेगा दोस्तों तो वो सिंक्रोनिज्म में ले जाने के लिए खींचता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर करंट का मान कम हो, किसका मान, करंट का मान कम हो, तो फ्लक्स का भी मान कम होगा। और फ्लक्स का मान कम हो गया तो दोस्तों उसके पास वो ताकत ही नहीं रहेगी कि वो उसको खींच सके और खींच के सिंक्रोनिज्म तक रोटर को ले आ सके। तो क्या मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। यही आपसे पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड को डीसी सप्लाई देने पर भी मोटर सिंक्रोनिज्म में नहीं आ पाती है। क्या कारण हो सकता है? तो कारण है ये दोस्तों कि निम्न फील्ड करंट का मान अगर निम्न है तो दोस्तों आपका मोटर सिंक्रोनिज्म में कभी नहीं जा पाएगी। ये एक इंडक्शन मोटर की तरह चलती रहेगी। और फिर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होने का क्या फायदा, जब इंडक्शन मोटर की तरह ही हमें चलाना है तो फिर सिंक्रोनस मोटर को डिजाइन करने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें एक निर्धारित मान तक फील्ड करंट देने की आवश्यकता होती है। तो ये दोस्तों इस क्लास में 10 प्रश्न था। अब आप खुद महसूस कीजिए और गौर से सोचिए दोस्तों, और सोचने के बाद कमेंट कीजिए कि ये क्लास आपको क्या कुछ दिया और क्या कुछ जो आपको नहीं आ रहा था वो अब आने लगा, वो कमेंट करके बताइए। और अपने दिल की राय जरूर हमारे तक पहुंचाइए दोस्तों। फीडबैक के रूप में हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं कि इस क्लास के द्वारा आपने कितना कुछ सीखा और कितना कुछ जाना। तो बस इसी तरह दोस्तों बने रहिए और इंतजार करते रहिएगा। हर सुबह 7 बजे हम भी दोस्तों आपका इंतजार करते हैं और हम 7 बजे दोस्तों आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कल एक नए क्वेश्चनों के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं। और इस क्लास को दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप होगा उसमें शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, दूसरे विद्यार्थियों का हेल्प करना ये दोस्तों एक विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है और आप कर्तव्य जरूर निभाइएगा। तो चलिए हम कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम इसी समय सुबह 7 बजे नए प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।